सभी मेरे साथियों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून नहीं गुड मॉर्निंग होगी अभी, तो सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज से आपका बच्चों निर्माण बैच स्टार्ट हो गया है, जो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए है, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं ज्योग्राफी की कंप्लीट प्रिपरेशन। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का जानेंगे ज्योग्राफी क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस यहां से आपको मिल सकते हैं, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब बात करूं मैं यहां से, तो यहां से बच्चे 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं एक और बात करूं बच्चों, इन 2 से 3 क्वेश्चंस की जो इंपोर्टेंस है आपके लिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक एक मार्क्स की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होती है। एक नंबर से ही बच्चे, बहुत सारे बच्चे आगे और बहुत सारे बच्चे पीछे, एक नंबर से सिलेक्शन तक रुक जाता है। और अगर मैं 2022-2021 सीजीएल के प्रीवियस पेपर्स की बात करूं तो उनमें ज्योग्राफी का लेवल कोई विशेष नहीं रहा है। तो हम इस स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे बच्चे कि आपके एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चंस आप बनाकर आओ। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी बताएं आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं सभी को एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को? बहुत अच्छे, गजब एकदम, गुड आफ्टरनून। और मैं आपको बताऊं बच्चों, तो ये हमारा बच्चे आपका निर्माण बैच है। निर्माण बैच अभी इसकी 3 दिन डेमो क्लासेस होंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। 3 दिन फ्री डेमो क्लासेस होंगी। आप अपने टीचर्स को जाने कि भैया कौन कैसा पढ़ाता है, किसका कैसा समझ में आता है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए प्यारे साथियों, ये आपके 3 दिन डेमो क्लासेस हैं। बाकी क्या क्या है, लाइव क्लासेस होंगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी पीडीएफ, तो बेटा पीडीएफ वही एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। और ये क्लास आपकी रेगुलर क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि डेमो के बाद दोबारा से आपको शुरू से बताया जाएगा। यही स्टार्टिंग है, यही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। वहीं इसकी पीडीएफ अच्छी अच्छी लिखी हुई आपको मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और मैं बात करूं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, इसमें डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, जिसमें से आप अपनी कोई भी क्वेरी अपने टीचर से पूछ पाओगे। और बच्चों यहां सीजीएल 20 कूपन कोड लगाते हो तो 3 दिन जब तक डेमो क्लासेस चलेंगे, आज कल और परसों 3 दिन तक इस कोर्स का प्राइस 720 रहने वाला है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों आपसे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जैसे कि आपको बता दिया गया है। तो ये जो हमारा ज्योग्राफी विषय है, ज्योग्राफी जो हमारा विषय है बच्चे, जिसे हम भूगोल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बच्चों? भूगोल कह देते हैं। आखिर ये 2 सेगमेंट में डिवाइड करके हम इसे पढ़ते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी से, कुल आपके अगर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन अगर मैंने मान लिए, तो जो ज्यादातर उम्मीद रहती है बच्चों वो ये रहती है कि इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे। कहां से आएंगे? इंडियन से। और एक क्वेश्चन की उम्मीद रहेगी कि आपका एक क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगा। तो 2 क्वेश्चन बच्चे इंडियन से, जो औसत है, एवरेज है, जो मैंने प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस देखे हैं उनसे पता चलता है। बात क्लियर है? तो यहां तक तो ये पता चल गया। अब डेली डेली बच्चे नहीं पूछेंगे कि भाई कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने बता दिया एवरेज 3 क्वेश्चन है, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 2 रह जाएं, बहरहाल 2 से कम जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चे आपसे कि हमारा ज्योग्राफी के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इंडियन ज्योग्राफी में कवर करने हैं और किन टॉपिक्स को एसएससी ज्यादा पूछता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार सबसे पहले स्टार्टिंग 0 लेवल से लेके चलेंगे, और जितना गहराई में आप जाना चाहो, यानी कि एक बार ज्योग्राफी पढ़ लो बेटा, ये हर एग्जाम में काम आने वाली है, लेकिन अच्छे से पढ़ लो। तो अगर आप एक बार मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ लोगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आनंद आ जाएगा आपको, यानी कि चीजें एकदम माइंड में फिक्स कर दी जाएंगी। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे साथियों आपसे, सीजीएल की ज्योग्राफी का सिलेबस जो हमारा रहेगा, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत का भूगोल जो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो पहला टॉपिक सी बनता है बच्चों भारत का परिचय, इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि भारत के बारे में। तो भारत से कर्क रेखा जाती है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत का लैंड बॉर्डर कितने देशों के साथ टच होता है, कौन सा राज्य किससे सीमा बनाता है। सीजीएल 2022 में कर्क रेखा, और ये बच्चे आपका मैं बात करूं
मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, इनसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत आसान आसान। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक चीज आपकी कवर कराई जाएगी। भारत का भौगोलिक विभाजन, यह सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें भारत के अंदर जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पठार हैं, मैदानों के प्रकार, और बच्चे हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और जितने भी हमारे डेजर्ट हैं, वो सभी इस चैप्टर के अंदर कवर हो रहे होंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन। अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे, तो भैया पर्वतों के बीच में जो नेचुरल रूट होता है। अब आपको कहीं जाना है प्यारे बच्चे, तो कैसे कूद के थोड़ी ना जाओगे, पहाड़ों पे नदियां पहाड़ों को काटकर एक प्राकृतिक रास्ता बना देती हैं, जिसे दर्रा पासेस कहते हैं। तो बच्चे मेजर पासेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। भारत का नदी तंत्र, भैया एसएससी का फेवरेट होता है, नदियों से एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। नदी से नहीं होगा तो बांध से होगा, बांध से नहीं होगा तो नदी से होगा, एक क्वेश्चन बच्चों आना ही आना है। तो बच्चे भारतीय नदी तंत्र यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, जिन्हें आप बांध बोल देते हो सरल भाषा में, बांध या डैम, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। साथ के साथ बच्चों भारत के प्रमुख जलप्रपात, मतलब झरने, नदियां ऊपर से नीचे गिरती हैं प्यारे बच्चे झरने के रूप में, और पूरा आनंद लेते हो आप। तो प्रमुख जलप्रपात और साथ के साथ में झीलें, लेक्स, मेजर लेक्स, जो इंपोर्टेंट लेक्स होती हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। देखो बच्चों, पढ़ने का काम करो, आपस में बातचीत करने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी डाउट होगा आपका, कोई भी डाउट, तो उसके लिए डाउट ग्रुप आपको दिया गया है। डाउट ग्रुप में आप जितना मर्जी क्वेश्चन पूछिएगा, टीचर को टैग करके आपका आंसर मिलेगा। जो कहीं नहीं मिलता है वो यहां मिलेगा। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है, ये सभी चीजें जानेंगे, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। साथ के साथ बच्चे इंडिया की सॉइल के टाइप्स, तो आईसीआर ने 8 प्रकार की सॉइल डिवाइड की हुई है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ये सभी सॉइल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में यहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि जो वन होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। और प्यारे बच्चे भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, 2022 में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन एग्रीकल्चर से पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, 2022 में बेटा 5 क्वेश्चन सिर्फ कोयले से पूछे गए हैं, कि कोयले के अलग अलग टाइप्स के बारे में पूछा गया है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आपको एक पीडीएफ क्रिएट करके है मेरे पास, उसे टाइप करा के वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कि आप देख लें कि प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है ना। भारतीय उद्योग, इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारत में जो उद्योग धंधे लगाए गए हैं, ठीक है ना, स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इन सभी के बारे में जानेंगे। जनगणना वेरी इंपोर्टेंट होता है, एसएससी के किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा बच्चों। अगर मैं बात करूं, यहां फिर आता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो यहां के बाद बच्चे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को जानेंगे, हमारी गैलेक्सी कौन सी, हमारी पड़ोसन गैलेक्सी कौन सी, पड़ोसन गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और कहीं मत सोच जाना। आगे बात करें सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, पृथ्वी के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में, उनके उपग्रह, एस्टेरॉइड्स हो गए, एस्टेरॉइड बेल्ट हो गई, सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे बहुत ही विस्तृत रूप से। आगे बात करें पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है, पृथ्वी परिक्रमण, रेवोल्यूशन भी करती है प्यारे बच्चे, तो ये सभी चीजें हम करने वाले हैं। आगे बात करें, गुरुजी एमटीएस वाली क्लास देखें, ये वाली देखो भाई, पहले आप जिस एग्जाम की पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसे टारगेट बनाओ। देखो चीजें यहां 20% ज्यादा मानो आप एमटीएस से, ठीक है ना, तो आप जहां टारगेट करके पहले पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें जीएस में बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप अगर ये क्लास ले रहे हैं तो एमटीएस वाली में चीजें ऐड करते चलें। पृथ्वी की गतियां यानी कि मोशन ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, रॉक्स चट्टानों के बारे में, ठीक है ना, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, आपकी जितनी भी प्रकार की रॉक्स होती हैं वो पढ़ाऊंगा। भूकंप यानी कि बच्चे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, ज्वालामुखियों के बारे में, महाद्वीप और महासागर यानी कि आपके 7 कॉन्टिनेंट, जो भी आपके 7 महाद्वीप हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे होंगे। तो ये तो रहेगा प्यारे साथियों हमारा सिलेबस।
ठीक है ना। ये तो रहेगा हमारा सिलेबस। अब बात आती है कि हम शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, यानी कि भारत के भूगोल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी अपनी नोटबुक में इंडियन ज्योग्राफी डालना स्टार्ट कर दो। इंडियन ज्योग्राफी आप डालोगे क्योंकि यहां से वेटेज क्वेश्चन का ज्यादा रहता है, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहीं से होती है। तो आप लिखोगे भारत का भूगोल, और हम लास्ट में बच्चों कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एसएससी ने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हैं आपसे। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे जुड़े हुए 5-7 क्वेश्चन जो भी बन पाएंगे वो मैं लास्ट में आपको जरूर कराऊंगा। तो ये चीजें भी साथ साथ आप देखते चलें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इंडियन ज्योग्राफी की, तो पहले बात आती है सबसे पहले कि भैया इंडियन ज्योग्राफी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी बोले तो आप सभी कहेंगे भूगोल। भूगोल क्या बोलेंगे बच्चों? ज्योग्राफी को हिंदी में कह देते हैं भूगोल। बेसिकली जो ज्योग्राफी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे निकला है? ग्रीक भाषा के शब्द से। ग्रीक जानते हो ना बच्चों, ग्रीक कहते हैं यूनानी भाषा। यूनानी भाषा से निकला है, यूनानी लैंग्वेज, यूनानी भाषा के शब्द से निकला है, और 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है बच्चों आपका जियो, एक वर्ड होता है आपका जियो, और एक वर्ड होता है आपका ग्राफी। ग्राफी अगर मैं बात करूं वर्ड जो है आपका जियो, अभी बताऊंगा, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चे। ये जो जियो और ग्राफी 2 शब्द हैं, इसमें जियो का मतलब होता है बच्चों अर्थ। अर्थ, अर्थ आप सभी जानते हैं, अर्थ बोलते हैं बच्चों पृथ्वी के बारे में। ठीक है ना। और ये जो दूसरा वर्ड है ग्राफी, तो ग्राफी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी, या फिर कह सकते हो आप वर्णन करना। वर्णन करना, वर्णन करना, किसी के बारे में लिखना, वर्णन करना उसके बारे में, यह मतलब होता है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो बच्चे स्टडी ऑफ अर्थ या पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बारे में जानना, पृथ्वी के आसपास की चीजों के बारे में जानना ही ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है आपका। अब देखो यहां आप एक पॉइंट छोटा सा लिख दोगे बस, स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। आप कहोगे पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं यानी कि ज्योग्राफी कहते हैं। बात क्लियर है? ये कौन है बेटा? आशीष पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। ज्योति की पिटाई लग जाएगी, पिटाई। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो स्टडी ऑफ बच्चों अर्थ, पृथ्वी के बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट, नेट का एग्जाम तो आप जानते ही हैं प्यारे बच्चे, बड़ा प्यारा सा यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जो ज्योग्राफी वर्ड दिया गया है वो किन विद्वानों के द्वारा दिया गया, कहां के विद्वान थे वो? तो मैंने आपको बताया बच्चों कि ये एक ग्रीक यानी कि यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है। तो यूनानी विद्वानों के द्वारा ज्योग्राफी वर्ड का इस्तेमाल किया गया, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। अब एक और बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा छोटी सी, जो आपको समझना है। एक ग्रीक यानी कि यूनानी स्कॉलर थे जिनका नाम है एराटोस्थनीज। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज, एराटोस्थनीज के बारे में अगर आपने कभी सुना हो, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहां के थे? यूनान के थे, ग्रीक के एक स्कॉलर थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों? रेलवे एनटीपीसी में आपसे पूछा है कि भूगोल शब्द का इस्तेमाल किस स्कॉलर के द्वारा किया गया। तो एराटोस्थनीज ने पहली बार ज्योग्राफी वर्ड को यूज किया था। यह बात भी आप ध्यान रखनी है। और इन्हीं एराटोस्थनीज साहब को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फादर ऑफ ज्योग्राफी।
फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थनीज कहां के थे? यूनान के रहने वाले थे। बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। भूगोल शब्द का पहली बार यूज कहां के स्कॉलर ने किया? ग्रीक यानी कि यूनानी स्कॉलर ने। और किस स्कॉलर ने? इराटोस्थनीज ने। इन्हें क्या कहा जाता है? भूगोल का पापा कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई ज्योग्राफी क्या है। अब अगर मैं बात करूं, यहां मैंने आपको एक चीज बताई बच्चों कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या पृथ्वी के बारे में स्टडी करना, इसके बारे में पढ़ाई करना ही बच्चों भूगोल है। लेकिन प्यारे दोस्तों एक चीज आपको समझनी है, क्या केवल हम अर्थ यानी कि केवल हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं? क्या केवल हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं? हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं बेटा क्रस्ट पे। क्रस्ट मत समझ लेना बच्चों, क्रस्ट अलग चीज होती है और बेटा क्रस्ट अलग चीज होती है। ये मैं हूं, ये पेड़ पौधे हैं, आप भी इधर ही हो, यहीं अपने मोबाइल फोन में आप मुझे देख रहे हो। तो पृथ्वी की जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं बच्चों क्रस्ट। तो क्या केवल हम क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं? बताओ मुझे, क्या केवल हम बच्चों क्रस्ट के बारे में, भूपर्पटी के बारे में, पृथ्वी की बाहरी परत के बारे में भूगोल के अंदर जानते हैं? तो नहीं प्यारे बच्चे, ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इंटरनल चीजें पृथ्वी के अंदर क्या है। आपने सुना होगा 3 अलग अलग लेयर हैं, मैग्मा मिलता है अंदर। ये सभी चीजें हम वोल्केनो पढ़ेंगे और अर्थक्वेक पढ़ेंगे, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की हम इसमें इंटरनल चीजें भी जानते हैं। इंटरनल को कहा जाता है आंतरिक चीजें, ठीक है ना। साथ के साथ भूगोल के अंदर पृथ्वी की हम सरफेस के बारे में, सरफेस मतलब बच्चों सतह के बारे में भी पढ़ते हैं। और पृथ्वी के बच्चे हम एक्सटर्नल चीजें, एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीजें, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल से अलग भी हम पूरा सोलर सिस्टम पढ़ते हैं भाई। वो तो पृथ्वी पे थोड़ी ना है, पृथ्वी से अलग है। तो बच्चे हम जो एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजों को भी ज्योग्राफी के अंदर हम जानते हैं। किसके बारे में? एक्सटर्नल चीजों को, बाहरी चीजों को भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो भैया आंतरिक चीजें भी पढ़नी है, हमें आंतरिक चीजें पढ़नी है, हमें पृथ्वी के सतह के बारे में पढ़ना है, सरफेस पे जो भी चीजें, और पृथ्वी के बाहर की चीजों के बारे में भी स्टडी करनी है। और ये सब कुछ हमें ज्योग्राफी के अंदर करना है। कहां करना है बच्चों? ये सब कुछ हमें भूगोल के अंदर पढ़ना है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ छोटी छोटी सी बातें बताई। क्या बताई? ज्योग्राफी 2 ग्रीक वर्ड को मिला के बनता है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब स्टडी या वर्णन करना कह देते हैं हिंदी में, या लिखना किसी चीज के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। और ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने पहली बार ज्योग्राफी वर्ड को यूज किया। इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी यानी कि ज्योग्राफी के पप्पा कहते हैं बेटा। और पृथ्वी के बारे में हम ज्योग्राफी के अंदर इंटरनल चीजें, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी की एक्सटर्नल चीजें बाहर क्या क्या है आसपास में, और पृथ्वी की सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर क्या है, ये सभी चीजें बच्चे मैं आपको बताऊंगा। अब बात करूं मैं थोड़ा सा बच्चे इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को बोले तो अर्थ है बच्चे, और अर्थ पर पानी है 71%। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, बाकी चीजें जहां जरूरी होंगी मैं बताऊंगा। 71% बच्चों आपका वाटर है, वाटर यानी कि जल है। और बाकी ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जमीन के टुकड़े हैं जिन्हें आप महाद्वीप कहते हो, यानी कि भैया ये जमीन है, लैंड एरिया है। इधर देखोगे आप तो हमारी पृथ्वी पर 29% क्या है बच्चों? लैंड एरिया, जमीन है। हमारी पृथ्वी का जो 71% पानी है, 71%, वो बच्चे आपका 5 ओशियन के अंदर आता है, 5 ओशियन, 5 महासागर में। और जो आपका पूरा लैंड एरिया है 20%, वो 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, 7 कॉन्टिनेंट में आपका डिवाइड है। 7 महाद्वीप हैं आपके। महाद्वीप पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, भारत तक पहुंचना है, एक एक चीज समझनी है। तो बेटा आप एक एक चीज समझोगे। 7% नहीं है बेटा, 71%। वो 7 नहीं लिखा है, 71 लिखा है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं, हाँ बेटा हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा नोट्स, बिल्कुल भी परेशान मत हो। एक ही कमेंट को बार बार करोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी, फिर कहोगे गुरुजी पल्ले नहीं पड़ा। तो पल्ले पड़ेगा, एक एक चीज पड़ेगी, निश्चिंत रहिएगा।
अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां आपसे सबसे पहले यहां एशिया कॉन्टिनेंट है, यहां बच्चों अफ्रीका है नंबर 2 पर, इधर आपका बच्चे तीसरा नंबर नॉर्थ अमेरिका, चौथा नंबर साउथ अमेरिका, ये साइज वाइज लिख रहा हूं मैं। पांचवा नंबर नीचे साउथ पोल पे अंटार्कटिका, छठा नंबर इधर यूरोप, सातवां ये हो जाता है आपका बच्चे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। यहां पैसिफिक ओशियन है दोनों साइड में, इधर अटलांटिक ओशियन, यहां इंडियन ओशियन, यहां दक्षिणी महासागर साउदर्न ओशियन, यहां आर्कटिक ओशियन। भारत कहां है, भारत किस महाद्वीप में आता है? भारत एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है, भारत की लोकेशन यहां है। यह है अपना इंडिया, यह है अपना भारत यहां पर। तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूं तुम्हें भारत को। अभी एसएससी जीडी का एक पेपर हुआ बच्चे, अभी एसएससी जीडी, और बच्चे एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया बड़ा प्यारा सा कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। तो भैया इतना भी अगर नहीं पता तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एशिया के साउथ में है, साउथ में, दक्षिण में आता है हमारा इंडिया। तो मैं कुछ चीजें यहां आपको बताऊंगा। आपको पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि इंडिया के बारे में बेसिक चीजें जाननी है, तो आप लिखोगे इंडिया is located in Asia continent. एशिया कॉन्टिनेंट, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है बच्चे? तो भारत जो हमारा देश है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन बच्चों एशिया कॉन्टिनेंट। ये बात आपके समझ में आई। लेकिन अगर ये पूछे कि एशिया के भी किस डायरेक्शन में प्यारे साथी, तो एशिया के भी साउथ में है। एशिया के भी साउथ, यानी कि एशिया के भी भारत दक्षिण में स्थित है। कहां बच्चों? साउथ एशिया में। कहां दोस्तों? साउथ एशिया में आता है, दक्षिण एशिया के अंदर भारत आता है। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे साथियों आगे, सर एशिया कहां है? बेटा एशिया पृथ्वी पे है, यहां दिखाया है मैंने, ये रहा एशिया। एशिया पृथ्वी पे ही है, इधर बेटा ये एशिया है, पृथ्वी पे ये एशिया। एशिया मंगल पे नहीं है बेटा, यहां पृथ्वी पे ये एशिया कॉन्टिनेंट है। बात समझ में आ रही है? चीजें मैं समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां आपसे एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर पीने योग्य पानी कितना है पृथ्वी पर? देखो अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी चीज समझ लो बस। यहां हमारी पृथ्वी पर जो 71% पानी है, आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है नहीं, 100% होती है। तो इसे हम पानी को अपने आप में 100% मानेंगे, तो इस 71% पानी को 100% मान लेते हैं। और इसका भी बच्चे 97.5% पानी ऐसा है जो खारा पानी है, जो समुद्र में पाया जाता है। बाकी 2.5% ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। लेकिन इस मीठे पानी का भी 30% ही हमारे लिए अवेलेबल है। इसका 70% पानी ऐसा है बच्चों जो ग्लेशियर के फॉर्म में, ग्लेशियर मतलब हिमनद, बर्फ के कुंडों के रूप में पर्वतों पर स्थित है। तो बच्चों इस 2.5% फ्रेश वाटर का भी हम 30% यूजेबल वाटर यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको समझनी है। आगे बात करूं यहां प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया कि भैया ये हमारा एशिया और भारत जो स्थित है वो एशिया के साउथ पार्ट में, दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी चीजों की, तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी आपने देखी होगी, इस तरीके की दिखती है कुछ कुछ। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा, एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, आप सभी जानते हैं। इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जानते हो ना, लेटी हुई रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इस 0 डिग्री अक्षांश को ही बच्चों आप विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो इसी को हम विषुवत रेखा या फिर बच्चों भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसी के नाम है। जब भी आप पृथ्वी बनाते हो या फिर भारत बनाते हो, तो हमेशा राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, और ऊपर खोपड़िया की तरफ नॉर्थ बच्चे, और नीचे की तरफ आपको प्यारे साथियों साउथ डायरेक्शन लेना है, दक्षिण दिशा लेनी है। ठीक है ना? अब देखो दूसरी चीज जो आपको समझनी है कि प्यारे बच्चे 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है, ये पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में अलग कर देती है। पृथ्वी गोला है, पृथ्वी एक गोले की तरह है बच्चे, तो ये 2 गोले बना दिए आधे आधे।
ऊपर वाला गोला जो होता है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। आप कहोगे गुरुजी ये बात पता है हमें, तो बेटा आपको बिल्कुल पता है, चाहे पता है आपको, लेकिन फिर भी एसएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आज ही दिखा दूंगा आपको। तो जहां से भी क्वेश्चन बनता है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। नीचे वाला 0 डिग्री के नीचे वाला पृथ्वी का आधा भाग, ये कहलाता है बच्चे आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध इसे कहा जाता है। अब देखो यहां से एक और लाइन जाती है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा जाती है, ये अक्षांश रेखा है, सारी लैटिट्यूड लाइन है, मैं पढ़ाऊंगा अक्षांश देशांतर, लेकिन अभी बेसिक समझना है। इसे 23.5 डिग्री 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि बच्चों कर्क रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बेटा वो वाला कैंसर नहीं है, नाम है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे 23.5 डिग्री साउथ में जाओगे आप, नीचे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, यानी कि इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। बात क्लियर है? और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ये जो एरिया आता है, ये जो एरिया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पूरे साल गर्मी पड़ती है, सूर्य की परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है और यहां पर बच्चों गर्मी भयानक होती है। तो इसलिए इस रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है आपकी बच्चों कर्क रेखा। तो अपना भारत कहां है? अपना भारत इधर है, यहां है, यानी कि भारत 0 डिग्री के नॉर्थ में है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा प्यारा सा पूछा गया, भारत कहां है? कर्क रेखा पर है, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में है या फिर मकर रेखा के दक्षिण में? तो बेटा ये कर्क रेखा पर स्थित है इंडिया अपना, तो यहां है अपना भारत। अब आपसे पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध के अंदर आता है? तो इंडिया इज लोकेटेड इन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा अगर मैं अक्षांश के आधार पे बात करूं आपसे, तो भारत 0 डिग्री के उत्तर में है, 0 डिग्री के उत्तर, ऊपर को जाओगे उत्तर, नीचे को जाओगे दक्षिण। तो भारत किस गोलार्ध में प्यारे साथी? आंसर आना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो एक पॉइंट यहां पर आप नोट करोगे, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, India is located in northern hemisphere, northern hemisphere। बात समझ में आ रहा है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में प्यारे साथियों? तो भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन ये किस आधार पर है? तो लैटिट्यूड के आधार पर। लैटिट्यूड जानते हो ना, लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड के आधार पर। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं। अगर मैं देशांतर के बेसिस पे आपसे बात करूं, बेटा देशांतर होती हैं खड़ी खड़ी रेखाएं, इस तरीके से खड़ी रेखाएं, और जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलेंगे इसे, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को बेटा देशांतर कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को ही हम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से या प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे यहां पर, तो यहां देखोगे आप प्यारे साथियों कि यहां पर अगर मैं इसे बेस मानूं, पहले तो मैंने 0 डिग्री लैटिट्यूड को बेस माना, अगर मैं इसे बेस मानूं तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? पूर्व, और ये वाली डायरेक्शन है पश्चिम। तो ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का, इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हिस्सा बच्चों पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध।
तो अगर मैं आपसे यहां एक बात बोलूं कि भारत देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात समझ में आ रहा है? तो भारत ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे भारत कहां है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। तो एक पॉइंट यहां और लिखोगे, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, चीजों को समझें, एक एक बात समझ में आएगी। लेकिन ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है हमने? ये किया है बच्चों लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के आधार पर, देशांतर के बेसिस पे हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में। बात क्लियर है यहां तक सभी बच्चों के? मानसून के बारे में, बेटा मानसून बुलाएंगे, पहली क्लास में मानसून आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी मानसून आने में समय है, मानसून जुलाई के पहले वीक में आते हैं, तो धीरे धीरे आएंगे, अभी बरसात हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई आगे बात करें प्यारे साथी। आगे अगर मैं भारत को आपको दिखाना चाहूं तो ये हमारा इंडिया है। अगर मैं इंडिया की बात करूं बच्चे, तो प्रेजेंट टाइम में पहले 2019 से अगर मैं पहले की बात करूं, 2019 से पहले भारत में 29 राज्य, 29 स्टेट, 29 स्टेट और बच्चों 7 यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। फिर क्या कहानी बनी? तो भारत में बच्चे फिर क्या कहानी बनती है? आप सभी जानते हैं कि बच्चों 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कब डिवाइड किया गया? 2019 में। तो बच्चों 2 नई यूटी बन गई, ये 2 यूटी और क्रिएट हो गई भारत में, हो गई ना? हो गई। तो अब बच्चों देखो, राज्य एक कम हो जाएगा जम्मू कश्मीर और 2 यूटी बढ़ जाएंगी। तो भैया 31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या हुआ? राज्य 28 तो स्टेट हो गए, आपके 28 राज्य हो गए, और प्यारे बच्चे यूनियन टेरिटरीज 2 इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 9 यूटी हो गई, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन प्रेजेंट के हालात क्या है? एक कह रहे हैं स्पीड कम करो। अरे भाई साहब एक एक चीज तो हम बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत प्यार से चल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि 2019 से पहले 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी। फिर मैंने बताया 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और लद्दाख बिना विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना? अब देखो यहां बात ध्यान से समझनी है कि बच्चों ये जो 28 स्टेट हैं, आज भी 28 हैं, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी 8 हैं। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट का क्या सीन है? वर्तमान में आपके 28 स्टेट हैं, आपके 28 राज्य हैं, और आपकी बच्चों 8 यूटीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप कहोगे कि सर आप बता रहे हो कि पहले 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी थे, तो ये भैया 8 कैसे रह गए, एक कहां गायब हो गया? तो आपको एक चीज छोटी सी यहीं पे नोट कर लेनी है कि हुआ ये कि बच्चों 26 जनवरी 2020 में 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया, 2 यूटीज का विलय हो गया। विलय बोले तो मर्ज, एक जगह मिला दिए गए। कौन कौन से 2 यूटी थे प्यारे बच्चे? तो एक तो था आपका दादरा नगर हवेली, और एक था प्यारे बच्चे आपका दमन दीव। कौन सा था बच्चों? दमन दीव। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने? 28 स्टेट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे आपसे आते हो या ना आते हो वो मुद्दा नहीं है। मेरा काम है कि हर बच्चे को पढ़ाना जो कि 0 लेवल से पढ़ रहा है। ठीक है ना?
तो आप परेशान मत होइएगा, सभी बच्चे एक एक चीज समझिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कह रहा हूं कि अगर ज्योग्राफी कभी आपका फेवरेट नहीं हुआ तो इस बार आपका ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट होगा। बात क्लियर? चलो आगे बात करते हैं थोड़ी सी। अब आपको जो घर से एक छोटा सा काम करके लाना है वो तो आप कर ही लोगे। ये जो भारत के 28 स्टेट हैं, ये एक बार अपने पास जो भी मैप हो, अगर मैप हो तो आप मैप से इनकी लोकेशन और इनकी राजधानी जरूर याद करने की प्रयास करोगे। अब मुझे पता है लद्दाख कहां है, तो लद्दाख सबसे नॉर्थ में। मुझे पता है तमिलनाडु कहां है, सबसे साउथ में। तो मुझे यह आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास मैप होना चाहिए। मैं बच्चों हाथ से मैप बना के भी एक एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लोकेशन फिल कर सकता हूं, और ये ज्योग्राफी में हमारा इतना मदद करता है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये आपका इंडिया जो आपको बनाना आना चाहिए। भारत, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अपने इंडिया की, अपने भारत की, तो भारत के राज्य जितने भी हैं और यूनियन टेरिटरी है इसी के अंदर आएंगे, ऐसे थोड़ी ना कि बाहर चले जाएंगे। अब आपको पता है यहां ऊपर क्या आता है, यहां लद्दाख आता है, लद्दाख आता है। लद्दाख के नीचे इधर आपका जम्मू कश्मीर आ गया, यहां हिमाचल प्रदेश एचपी आ गया। अगर नीचे जाओगे आप सबसे साउथ में भारत के, तो तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु। और बच्चों भारत के जब ईस्ट में जाओगे तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्टर्न स्टेट भारत का गुजरात है, गुजरात। अब देखो आपने ये चीजें लिख ली, अब आप ये जानते हो कि हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट डायरेक्शन होगी, पश्चिम दिशा होगी। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे एक छोटा सा कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। भारत का सबसे ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे वेस्टर्न स्टेट गुजरात है। भारत का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, तो बच्चों हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी, इसलिए भारत का नॉर्दर्न स्टेट प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश होगा। जो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूं बच्चे किसी चीज की स्टार्टिंग और एंड कहीं से होता है, तो बच्चों भारत के नॉर्दर्न साउदर्न पॉइंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के बच्चे नॉर्दर्न पॉइंट की, तो नॉर्दर्न पॉइंट भारत का कहां स्थित है, लद्दाख के अंदर। नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या है बच्चों, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहां है, तो आप बताओगे प्यारे बच्चों, यह है आपका लद्दाख के अंदर इंदिरा कॉल, भारत का नॉर्दर्न पॉइंट। भारत का साउदर्न पॉइंट यहां पर है कन्याकुमारी। क्या नाम है बच्चे, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का जो बच्चे प्राचीन नाम हुआ करता था, वो हुआ करता था केप कुमेरिन। क्या नाम था बच्चों, केप कुमेरिन। केप कुमेरिन इसका पुराना नाम है, एंशिएंट नेम है, प्राचीन नाम है। पहले इसे केप कुमेरिन के नाम से जानते थे। बहुत बढ़िया बेटा राजकुमार, अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। ऐसे ही नेहा सैनी कैसी हो, आधार कार्ड मांगो। बेटा पापा का नंबर दे दो इन्हें, हैं हद करते हो, पढ़ने आए हो आप सभी या बात करने आए हो। अब देखो यहां समझो, अगर मैं भारत के ईस्टर्न पॉइंट की बात करूं, कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है बच्चों, किबिथु है, किबिथु। किबिथु, किबिथु भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कन्याकुमारी कहां है प्यारे साथियों, तमिलनाडु के अंदर में है। और प्यारे बच्चे सबसे पश्चिमी बिंदु कहां होगा, गुजरात के अंदर होगा। क्या नाम है बच्चों, गुहार मोती। क्या नाम है, गुहार माता भी बोल देते हैं, गुहार मोती भी बोल देते हैं, एक ही बात है। और ये गुजरात के अंदर है, ये भारत का वेस्टर्न पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु है। ठीक है ना भाई। किबिथु या वालंगू भी बोल देते हैं, वालंगू किबिथु भी कह देते हैं, तो एक ही बात है। ज्यादातर ऑप्शन में किबिथु ही मिलेगा। कन्याकुमारी का पुराना नाम केप कुमेरिन है। इंदिरा कॉल बच्चे कहां है, तो आप बताओगे लद्दाख के अंदर है। अब देखो यहां समझो आप छोटी सी एक चीज, देखो बच्चों ये जो आपकी पानी का हिस्सा है इधर वाला, इसे बोलते हैं बीओबी, बे ऑफ बंगाल। तो जब भी मैं बीओबी लिखूं तो बंगाल की खाड़ी आप समझ जाना। तो बंगाल की खाड़ी कहां है, भारत के साउथ ईस्ट में। क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में, तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व में है। और इधर जाओगे दक्षिण पश्चिम में, तो यहां क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। क्या है प्यारे साथी, अरब सागर। और इंडिया के अगर आप नीचे जाओगे तो कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर।
अब एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किस महासागर के हिस्से हैं? हिंद महासागर के ही हिस्से हैं ये दोनों। यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर किसके पार्ट हैं? इंडियन ओशियन के। क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा गया अरब सागर किसका भाग है? आपने तो ये पढ़ा अरब सागर तो अलग है। बेटा नहीं, अलग नहीं है, ये अरब सागर भी इस इंडियन ओशियन का ही एक पार्ट है, ये बंगाल की खाड़ी भी इंडियन ओशियन का ही एक हिस्सा है। बात समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूं? यहां तक बात क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों एक दूसरे से कहां मिलते हैं, एक दूसरे को कहां टच करते हैं? तो बेटा हिंद महासागर यहां कन्याकुमारी में, बंगाल की खाड़ी कन्याकुमारी में, और अरब सागर भी कन्याकुमारी में। एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ये तीनों एक दूसरे से कहां मिलते हैं? कन्याकुमारी में। ठीक है ना भाई? तो ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहां आप इस चीज को लिख सकते हो कि भैया अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर, BOB बंगाल की खाड़ी, और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये तीनों एक दूसरे से कहां मिलते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का प्राचीन नाम क्या है? तो केप कुमेरिन। ये कहां है? तमिलनाडु के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक एक बात बताऊंगा और बहुत आसान सी लगने वाली बात भी आपसे करूंगा और हार्ड लगने वाली भी, ठीक है ना? तो कन्याकुमारी में एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों? मिलते हैं, ये मिलते हैं, मिलते हैं, यहां पर मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे थोड़ी सी बात करूं बच्चों कि हमारी पृथ्वी से होके बहुत सारी रेखाएं जाती हैं, इस तरीके से जाती हुई देखी होंगी आपने, ग्लोब पे देखी होंगी, मैप पे देखी होंगी। ये लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड है, और जो खड़ी खड़ी लाइन आपको दिखाई देती हैं, खड़ी खड़ी इस तरीके से, ये बच्चे आपकी दिशांतर रेखाएं हैं। लेटी हुई अक्षांश और खड़ी हुई दिशांतर, ये पृथ्वी पर क्या वास्तव में खींची गई है? तो वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं। आपसे कभी किसी ने कहा होगा कि क्या भूत देखे हैं? आप कहते हो भाई होते तो होंगे, लेकिन देखे कभी नहीं है हमने, और भगवान ना करे कि हमें दिखें, क्योंकि बच्चे भूत जब दिखता है तो भूत बना देता है। प्राचीन समय में सुना होगा, आपके दादा बाबा बताते हैं मैंने भूत से युद्ध लड़ा है, युद्ध में मैंने 2 भूतों को हरा दिया। तो बेटा ये सब बातें हैं। तो यानी कि भूत क्या है? काल्पनिक है, यानी कि देखे थोड़ी ना है भाई, मैंने भी नहीं देखे हैं और इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, कई बार ये दिख जाते तो खतरनाक होते हैं। तो बात समझ आ रही है? तो ये चीज, अब देखो ये जो अक्षांश और देशांतर है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इनकी जरूरत पड़ती है किसी देश की लोकेशन बताने के लिए, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए कि वो स्थान पृथ्वी पर कहां है। इस चीज के लिए हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां समझो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी इंडिया है, ये हमारा भारत है। तो भैया भारत के आसपास से होके, भारत से होके भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जाती हैं जो इंडिया की अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बताती हैं। तो भारत है ये अपना। तो देखो भारत का ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। देखो लेटी हुई लाइन जो जाएंगी वो लैटिट्यूड। तो एक लैटिट्यूड, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा था? आप सभी जानते हैं कन्याकुमारी। तो एक लैटिट्यूड जाती होगी कहां से होकर बच्चे? यानी कि आपका भारत से होके, भारत के कन्याकुमारी से होके। और एक लैटिट्यूड लाइन जाती होगी बच्चे इंदिरा कौल, लद्दाख से होते हुए, बिल्कुल जाती होगी। देखो ये जो रेखा है इसे बोलते हैं 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। NL का मतलब है नॉर्थ लैटिट्यूड, हिंदी में बोलेंगे इसे उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होके जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई जी। चलो तो अब यहां समझो दूसरी चीज। तो भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी से होके तो जा रही है ये, और बच्चे इंदिरा कौल से होके भी जाती होगी। तो इसे बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसका मतलब लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, भारत किन अक्षांश के बीच में आता है। तो प्यारे बच्चे भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भारत की क्या बता रहा है? लोकेशन बता रहा है कि भारत इन लैटिट्यूड्स के बीच में है। बात क्लियर?
अब देखो यहां समझना है तो इसे क्या बोलेंगे, ये तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन यानी कि आपका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार को बोलते हैं लैटिट्यूड एक्सपेंशन, लैटिट्यूड एक्सपेंशन, लेकिन लैटिट्यूड्स के बीच में। अब मैं अगर देशांतर की बात करूं प्यारे बच्चे, कमेंट करते हैं तो समझ में नहीं आता है बेटा, ये इंडियन गर्ल प्यारी गुड़िया मेरी लाली, ये बात मैं कितनी देर से कह रहा हूं कि आपको कमेंट की आवश्यकता क्यों है। कोई चीज नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, लेकिन बिना मतलब कि आप कमेंट सेक्शन को भर देते हो उससे कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि आपको अगर सीजीएल की तैयारी करनी है, इंस्पेक्टर बनना है, तो बेटा अपनी अप्रोच को भी बदलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। तो चीजों को समझने पे ध्यान दो, लेकिन भैया नहीं समझ रहे हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं तेरा यार सीजीएल वाला, कोई गर्लफ्रेंड बन जाओ। हाँ बेटा, यहां बेटा ठीक कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया, सही दिशा में जा रहे हो आप, ऐसे ही जाओ। तो बच्चे भारत किन्हीं देशांतर, जो खड़ी खड़ी लाइन होती है देशांतर रेखा, तो भारत किन्हीं देशांतरों के बीच भी तो आता होगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो बच्चों 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसे बोलते हैं बच्चे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहां तक जाता है प्यारे बच्चे, तो बच्चों पूर्वी देशांतर वालंगू की बूतू तक जाएगा। कितना होगा, 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। अब देखो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाओगे, डिवाइड करोगे, तो ये डिफरेंस लगभग 30 डिग्री का आएगा, लगभग 30 डिग्री। और अगर 37 डिग्री 6 मिनट में से आप अगर 8 डिग्री 4 मिनट को घटाओगे, तो डिफरेंस यहां भी लगभग कितना आएगा, इनमें भी लगभग 30 डिग्री का ही अंतर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक मोटा मोटा आइडिया है कि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। अब एक छोटी सी चीज आपको और समझनी है, मैंने यहां भारत के आपके उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु बताए, लेकिन यहीं पर बंगाल की खाड़ी में एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर है अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम है प्यारे बच्चे ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर एक पॉइंट है यहां पर जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं साथियों, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, आपका आंसर आना चाहिए अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड्स पे, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के मेन लैंड एरिया, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आंसर आना चाहिए कन्याकुमारी। क्या आंसर आना चाहिए, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से कौन सी अक्षांश रेखा जाती है, आपको मैंने अभी बताया, तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड पे स्थित है आपका कन्याकुमारी। और ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, तो बच्चे 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे दूर दक्षिणी बिंदु। क्योंकि बच्चों ये अंडमान निकोबार भी भारत की ही एक यूनियन टेरिटरी है, तो इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का सबसे दूर दक्षिणी बिंदु जिसे बोलते हैं भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, जल्दी से बताओ। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है प्यारे बच्चे, तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, इंदिरा पॉइंट आना चाहिए। इंदिरा पॉइंट किस आइलैंड पे है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे स्थित है। और इंदिरा पॉइंट का भी एक ओल्ड नेम हुआ करता था, ओल्ड नेम,
पुराना नाम। इसे प्राचीन समय में बच्चे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। क्या बोलते थे? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। इसे पार्शियन बिंदु के नाम से भी जानते थे, पार्शियन पॉइंट भी इसे कहा जाता था, पार्शियन पॉइंट। तो एग्जाम में पूछे गए हैं कि इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जानते थे, तो पिग्मेलियन या फिर पार्शियन पॉइंट। अब देखो 1984 में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ही इंदिरा पॉइंट का नाम बच्चे, यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट रखा जाता है। इससे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट हुआ करता है। तो यहां तक ये बताइएगा, जो चीजें मैंने आपको समझाई आज भारत के बारे में वो समझ में आई होंगी। अब मैं आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, बड़े आसान लगेंगे आपको, लेकिन एक बार उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करेंगे। तो एक बार बच्चों उन क्वेश्चंस को यहां पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? तो भैया बताएंगे दक्षिणी और पूर्व गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो मैंने आपको क्यों बताया, केवल उत्तरी गोलार्ध में ना पूछकर आपसे यह भी पूछ लेता है कि ईस्ट में है या वेस्ट में है, कहां है, या नॉर्थ में, साउथ में। तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, अगर आप लैटिट्यूड के बेसिस पे मेजर करोगे, लेटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन के बेसिस पे, तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और बच्चे दिशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में, ऊपर खोपड़ी की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड ईस्ट, और ये वेस्ट आपका, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात करूं बच्चों अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? ये मैंने आपको अभी बताया नहीं है, कल की क्लास में बताऊंगा, अभी बाकी चीजें बताई हैं। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चे, ये आपका सबसे बड़ा देश रूस है। आपने सुना होगा रुक चीन अब आया भारत, मैंने ट्रिक भी आपको बताया हुआ है। रुक चीन अब आया भारत, यानी कि भारत आया है, आया भारत। तो ये पूछ रहे हैं कि बच्चे आपसे कौन सा देश बड़ा नहीं है? देखो भाई, रूस बड़ा है, कनाडा बड़ा है, चाइना बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, ब्राजील बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, भारत का 7वां नंबर है, और अर्जेंटीना प्यारे बच्चे, अर्जेंटीना का 8वां नंबर है बड़े के मामले में। तो ये भारत से छोटा है अर्जेंटीना। बात क्लियर? एक कह रहे हैं ब्राजील बड़ा है, तो भाई साहब ब्राजील बड़ा है, हम भी वही बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है बच्चे, ये सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में, ठीक है ना, सीजीएल 2022 में। तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो आप ये बेसिक सी बात जानते हो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यूपी नहीं है। अरे जानते हो ना। और आगे बात करूं, ये कह रहा है राजस्थान भारत का वह राज्य है जिसकी जनसंख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो बच्चे राजस्थान जनसंख्या के मामले में नहीं है, राजस्थान तो एरिया के मामले, जनसंख्या के मामले में तो यूपी है। तो भैया 1 और 2 दोनों ही क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ना 1 सही है और ना 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका, यानी कि चौथा वाला। सब गलत है मामला। आगे बात करूं, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश डैश के निकटतम है। तो आप मुझे बताओ कि भारत का जो नॉर्दर्न है, ये बच्चे एसएससी एमटीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त एक बार कि भारत का सबसे जो नॉर्दर्न पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, उसका जो लैटिट्यूड है वो कितना है? और आपको मैंने बताया प्यारे बच्चों कि भारत के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी का लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, और ये यहां से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि आपका इंदिरा कॉल स्थित है लद्दाख का। यहां तो भारत का नॉर्दर्न पॉइंट लद्दाख में है, आप सभी जानते हैं, और यहां से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आंख बंद करके। आगे बात करूं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहता है भारत 28 राज्य डैश केंद्र शासित और प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। तो भारत के अंदर 28 राज्य हैं
और कितने यूनियन टेरिटरी हैं जिसके साथ भारत एक संघीय गणराज्य है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का फेडरल बनता है, फेडरल रिपब्लिक बनता है। CHSL में पूछा गया, ऐसा नहीं है आसान क्वेश्चन नहीं आते, अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो सीखना पड़ेगा भाई। मैंने आपको बताया प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और वो कैसे कैसे कब मर्ज हुए कब अलग हुए ये बात भी मैंने आपको बताया। तो वर्तमान में बच्चों कितना, यानी कि आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया। अब CGL 2019 का प्रश्न है, ध्यान से देखो, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में यानी कि बच्चों कमेंट सेक्शन में करके बताना है। देखो हो सकता है आज आपका मेरे साथ पहला दिन था, पहली क्लास थी, हालांकि मैंने प्रयास वही किया है कि स्लो स्पीड में चलें, बेसिक से लेके चलें, चीजों को एक एक बात आपके समझ में आए, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सभी बातें मैं आपको बताता हुआ चलूं। और देखो आपकी एक सोच होनी चाहिए कि आपको मेहनत किए बिना काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि बच्चे यहां तुक्का नहीं चलता है, मेहनत ही चलती है और मेहनत से ही सिलेक्शन होते हैं। और अगर CGL चाहते हो तो बेटा जान लगा दो, जान, ठीक है ना। आपके साथ पूरा RWA परिवार, पूरी टीम फुल मेहनत के लिए तैयार है और फुल मेहनत की भी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और आपकी ही मेहनत से सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपको इकोनॉमिक्स रिकॉर्डेड मिलेगा, लगभग 30 क्लासेस होंगी, 1-2 क्लास में आपकी लाइव कराऊंगा जो आपके लिए स्पेशल होगी, ठीक है ना, वो लास्ट में कराऊंगा ज्योग्राफी फिनिश होने के बाद, बाकी ज्योग्राफी आपकी लाइव चलेगी। मैं कह रहा हूं कि बिना GS के काम नहीं चलने वाला, और GS के लिए इतना स्ट्रांग बना देंगे कि भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है ना भाई। तो यहां तक चीजें आपने समझी, आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस करके भी थोड़ा मजा आया होगा। तो लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, आनंद लिया करेंगे पूरा। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ये लाइक वाला बटन भी आपके लिए बनाया गया है, भैया क्लास को लाइक वाइक जो भी कर सकते हैं कर दीजिएगा। ज्योग्राफी की कितनी क्लास होंगी अप्रॉक्स, तो बच्चों मैंने आपको वहां भी बताया कि ज्योग्राफी की लगभग आपकी 40 से 45 के बीच में क्लास होने वाली है। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में फिनिश कराऊंगा और दोनों बेहतर तरीके से कराऊंगा कि आगे कभी पढ़ने की आवश्यकता आपको ज्योग्राफी की नहीं पड़ने वाली है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, निर्माण बैच SSC CGL 2023 के लिए जिसकी पहली डेमो क्लास आज थी आपकी, और प्यारे साथियों जिसका प्राइस है 899, लेकिन 3 दिन जब तक आपके डेमो क्लासेस चलेंगी तब तक इसका प्राइस CGL 20 कूपन कोड यूज करने पे 720 हो जाता है। तो इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस समय इस पे ऑफर है, फिर ऑफर समाप्त हो जाएगा, तो आप मतलब आप परचेज कर लीजिएगा। अभी आप डेमो क्लासेस भी कर सकते हैं कि आपके टीचर कौन से कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं आता है, सभी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में फिर से 11 बजे एक बेहतरीन सेशन के साथ, और कल भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों के बारे में विशेष बातें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है साथियों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, जय हिंद साथियों।